अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज ही हम बात करेंगे, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि पेशावर में आज फिर एक ब्लास्ट हुआ है और एक मदरसा था, वहां पे स्टूडेंट्स थे जो कि 1200 या मतलब 1000 से 12 ऊपर बताए जा रहे हैं। अभी तक 8 लोगों की उसमें से डेथ हो चुकी है और बेशुमार लोग जख्मी हैं। हम इसके ऊपर बात करेंगे कि दोबारा से पाकिस्तान में हम इस तरह की एक्टिविटीज देख रहे हैं और इस तरह के हमले देख रहे हैं। अभी कुछ देर पहले भी हम जब जियो टीवी देख रही थी मैं, तो उसमें सलीम साफी साहब ये कह रहे थे कि इसका शक जो है वो दाइश की तरफ जाता है, क्योंकि जो तालिबान या जो कहना चाहिए कि अफगानी तालिबान, पाकिस्तानी तालिबान, ये वो उन्होंने इस बात से इनकार किया है। हमारे साथ हैं जी जर्नलिस्ट सबूक सैयद। हम सबूक से बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि सब कुछ क्या हो रहा है और क्यों दोबारा से शुरू हुआ है, क्योंकि सबसे ज्यादा पाकिस्तान ने ही इसमें कहा जाता है और हम देखते भी हैं कि बहुत ज्यादा जो है वो नुकसान उठाया है, लेकिन इल्जाम भी पाकिस्तान के ऊपर ही लगता है। लेकिन एक चीज और है, वो ये कि कुछ दिन पहले शेख रशीद साहब जो कि रेलवे के मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा था कि जी इस तरह के कोई हो सकते हैं, ब्लास्ट हो सकते हैं, इस तरह के हमले हो सकते हैं। तो इस बात का क्या कनेक्शन है, और दूसरा क्या ये सब कुछ जो पीटीएम के जल्द से रिलीज हो रही है, क्या उसको रुकवाने का कोई तरीका है? बहुत शुक्रिया सबूक कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आरजू आपका। और आज के दिन पाकिस्तान के लिए इंतहाई दुख देने वाला और अफसरदा दिन है। दहशतगर्दी का वाक़या पूरी दुनिया में कहीं भी हो, लाजमी वो तकलीफ़ देता है। लेकिन दहशतगर्दी के वाक़े में जब मासूम बच्चे मारे जाएं, जिन्हें उनके वालिदैन घरों से तैयार करके मदरसे में भेजें, स्कूल में भेजें, किसी भी दरसगाह में भेजें, तो असल में वो उन्हें एक अच्छा और माशरे का कारामद शहरी बनाने के लिए भेजते हैं। लेकिन वहाँ से जब कफन में लिपटी हुई, खून में लथपथ लाशें आती हैं, तो लाजमी वालिदैन के लिए तो दुख होता ही है, लेकिन पूरी कौम के लिए और इंसानों के लिए और उन लोगों के लिए कि जिनके दिलों में खुदा ने इंसानियत से धड़कता हुआ एक दिल पैदा किया है, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा दुख देने वाली और बहुत ही अफसोसनाक बात होती है। पेशावर के जो मदरसा है, इस मदरसे में अब 1200 से ज़्यादा तलबा ज़ेर तालीम हैं। 150 से ज़्यादा जो तलबा हैं उनका ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान से है, और बाकी तलबा पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों, पाड़ा चनार से, हंगू से, दीर से, खैबर पख्तूनख्वा के दीगर इलाक़ों से उनका ताल्लुक़ है। और यहाँ जो उनके उस्ताद थे, तो उनका ताल्लुक़ भी अफ़गानिस्तान से है। सुबह जिनका दर्स हो रहा था तो उनका ताल्लुक़ भी अफ़गानिस्तान से है। और ये जो उस्ताद हैं, आपकी इल्म में अभी आ चुका होगा कि इन पर इससे पहले भी हमले हो चुके हैं। 2013 में भी इन पर हमला हुआ और उससे पहले भी इन पर हमला किया गया, और इनको अमेरिकन फोर्सेस ने भी एक दफ़ा उठा लिया था और ये इनको जेल भी रही। लेकिन ये उलूम हदीस के बड़े माहिर और बड़े मुस्तनद आलिम जो हैं, ये समझे जाते हैं। अब इशू असल में ये है कि इस वाक़े की कई जहतें हैं। आप एक एक जहत पर तफसीली अंदाज में जब गौर व फ़िक्र करेंगी, तो फिर हम एक एक परत को वाज़े करते जाएंगे। सबसे पहली और सबसे अहम बात तो ये है कि पेशावर पुलिस के मुताबिक और आईजी पुलिस के मुताबिक भी सूरत हाल ये है कि थ्रेड मौजूद थी कि मदरसों पर हमले हो सकते हैं। और जब ये मदरसों पर हमले हो सकते हैं, तो फिर एक सवाल ये पैदा होता है कि आपने मदरसों की सिक्योरिटी के लिए बंदोबस्त क्यों नहीं किया। अब आप ये कहेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा में कोई 30,000 से ज़्यादा मसाजिद हैं और 4,000 से ज़्यादा मदरसे हैं, तो आप कितने मदरसों को और कितनी मसाजिद को सिक्योरिटी फराहम करें। ये मदरसा कोई छोटा मदरसा नहीं है। ये खैबर पख्तूनख्वा के जो जामिया ज़ुबैरिया है, इसको वैसे स्पिन जमात भी कहा जाता था, और तो इसको इसका जो मतलब बड़े मदारस के अंदर इसका शुमार होता है। और देखें 1200 बच्चे जिस मदरसे में पढ़ रहे हैं, तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि उनकी अकोमोडेशन वहाँ पर है और तलबा यहाँ पर रह रहे हैं। उनके जो उस्ताद हैं शेख रहीमुल्लाह हक्कानी, जिनका मैंने आपको बताया कि उनका ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान से है, और यहाँ पर वो हदीस के उस्ताद हैं, और उनका बड़ा नाम है अफ़गानिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान के अंदर भी, और ख़ुसूसन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर उन्हें हदीस
पढ़ाने के लिए मुख्तलिफ मदारस में बाकायदा दावत दी जाती है। और मिशकात शरीफ जो हदीस की किताब है उसका दर्स दे रहे थे जब सुबह उनके ऊपर ये वाक़या पेश आया, और उनका ताल्लुक मकतब देवबंद से है। तो पहला सवाल तो ये पैदा होता है कि यहाँ पर दहशतगर्दी की थ्रेट मौजूद होने के बावजूद आप क्यों उसे रोक नहीं सके। और दूसरी बात यह है कि अगर आपको पता था 1 महीने पहले कि मदारस पर हमले हो सकें तो आपने मदारस को ख़त लिख कर आगाह क्यों नहीं किया, उन्हें बताया क्यों नहीं कि आपके मदारस पर हमले हो सकते हैं। आप अपनी सिक्योरिटी का बंदोबस्त करें। मदरसे के अंदर मामूल की जो नकल व हरकत है उसको थोड़ा सा गौर से देखें कि क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, क्या इशू हो सकते हैं। और तीसरी बात यह है कि आप क्या कहते हैं, बजाय इसके कि इस सारी सूरत हाल को मैनेज करें, और आप भी, आपके रियासती इदारे भी, जो खुफिया इदारे हैं वो भी, वो सारे क्योंकि आपको पता है 32-33 से ज़्यादा इदारे काम कर रहे हैं हमारे मुल्क में, तो ये सारे इदारे, आखिर शहरियों का ये हक है कि वो ये सवाल करें कि ये सारे इदारे क्या काम कर रहे हैं। आखिर हम लोग टैक्स देते हैं, हम इस मुल्क के अंदर रहते हैं, हम टैक्स देते हैं, हम बराबर के शहरी हैं, तो ये पूछना तो हमारा फ़र्ज़ बनता है ना कि हम पूछें कि क्यों ऐसे वाक़यात होते हैं। आपके इल्म है कि APS का जो वाक़या पेश आया था, उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। हमारे 150 फूलों जैसे प्यारे बच्चे फूलों के शहर में खून में नहला दिए गए। हमारे आज जो बच्चे शहीद हुए, वो भी कितने प्यारे और मासूम बच्चे मस्जिद में बैठे, वो कुरान पढ़ रहे थे, वो दीन की तालीम हासिल करने के लिए वहाँ पर गए थे। उनके माँ बाप ने उन्हें इसलिए भेजा था कि वो माशरे के लिए एक बेहतर इंसान साबित हों, और वो क्या बेहतर इंसान साबित हुए कि कहतर इंसानों ने उनके ऊपर हमला किया और वो आज कब्र की पाताल में दफन हो गए। वहाँ पर जाके क्या माएँ बच्चे इसलिए पैदा करती हैं कि दहशतगर्द उनको आए, जहाँ चाहें जब चाहें निशाना बना दें। और आपके पास थ्रेट मौजूद होने के बावजूद, ये धमकी मौजूद थी और आप उनको नहीं बचा सके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप लापरवाह हैं। इसका मतलब क्या हुआ, आप गाफिल हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके अंदर उस थ्रेट से निपटने की सलाहियत मौजूद नहीं है। तो हर तरफ से जब सवाल होगा तो सवाल आपके ऊपर ही होगा, क्योंकि आप क्लेम करते हैं, आप वजीर आला के लिए, वजीर आजम के लिए, आर्मी चीफ के लिए, चीफ जस्टिस के लिए, आला मुनासिब पर बैठे हुए लोगों के लिए बड़े बड़े महल तामीर करते हैं, बड़ी बड़ी दीवारें लगा देते हैं, आम लोगों से उन्हें मिलने नहीं देते। आपका जब जी चाहता है, जिस वक्त जी चाहता है, सड़कें ब्लॉक कर देते हैं कि आपके VIPs की मूवमेंट होनी है। लेकिन पाकिस्तान के आम आवाम की जिंदगियों का कोई वाली वारिस नहीं है। पाकिस्तान के आम लोगों के लिए कौन इनकी हिफाजत करेगा। यहाँ ना थानों में वो लोग महफूज हैं। आपको मालूम है कि मोटरवे पर किस तरह एक खातून को रैप कर दिया जाता है। 2 साल की बच्ची महफूज नहीं, 6 माह की बच्ची महफूज नहीं। यहाँ इस मुल्क में स्कूल जाते हुए बच्चे महफूज नहीं। ना शिया महफूज है, ना देवबंदी, ना बरेलवी, ना अहले हदीस, खुदा को मानने वाला, खुदा को ना मानने वाला, सिंधी महफूज नहीं है, बलोच महफूज नहीं है, हजारा महफूज नहीं। यहाँ महफूज कौन है? यहाँ पर महफूज क्या सिर्फ वो लोग हैं कि जिनके पास बड़े बड़े ओहदे हैं, बड़े बड़े मुनासिब हैं? सिर्फ वो लोग महफूज हैं? तो आम आवाम का ये हक बनता है कि वो खड़ी हो जाए और ये सवाल करे कि हमें दहशतगर्दों के मुंह के आगे डालने वाला कौन है। हमें बताया जाए कि किसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो रियासत के शहरियों का मतलब तहफ़्फ़ुज़ करे, उनका वो क्या कहते हैं, उनके साथ जो जुल्म हो रहा है उससे उनको बचाए। तो आपको मालूम है कि यहाँ पर अदालतों में इंसाफ नहीं मिलता। थाने में चले जाएं, गरीब आदमी की FIR नहीं कटती, उसे किस तरीके से जलील और रुस्वा किया जाता है। और आपने खुद थाने के निज़ाम का, ये पूरी सोसाइटी करप्ट हो चुकी है, ये पूरा माशरा करप्ट हो चुका है, इसका सॉफ्टवेयर करप्ट हो चुका है। इसके अंदर जो भी चीज़ डालेंगे वो आगे से करप्शन की सूरत में बाहर निकलेगी। तो ये सूरत हाल हमने अपनी सोसाइटी की बना दी है। जब ये सारी सूरत हाल होगी तो फिर सवाल उठेंगे, सवाल किए जाएंगे। आप जबर के जरिए, ताकत के जरिए, गोलियां मारकर, तशद्दुद करके, लोगों को लापता करके, उनको मसखशुदा लाशें फेंक कर सवाल को आप खत्म नहीं कर सकते। सवाल होगा। पहला सवाल तो ये है। दूसरा सवाल हमारा ये है कि जो इसका नुक्ता जो दूसरा बनता है वो ये है कि जो शेख रहमुल्लाह हक्कानी के बारे में मैंने आपको बात कही, तो वो असल में दाइश के इंतहाई सख्त मुखालिफ थे और फ़िरका वाराना हवाले से मकतब अहल हदीस पर भी वो सवाल उठाते थे, सल्फ़ी अक़ीदा फ़िक्र रखने वालों पर सवाल उठाते थे। तो जो सलीम साफ़ी साहब ने कहा कि इनके जो डांटे हैं वो दाइश की तरफ मिलते हैं, तो ये बात बड़ी हद तक हमारे जहनों के अंदर भी आती है, क्योंकि तालिबान ने आज वाज़े अंदाज में कैटेगोरिकली डिनाई किया है कि उन्होंने कहा कि वो इस हमले में मुलव्वस नहीं हो सकते, और वो कई हमलों में मुलव्वस हो सकते हैं, लेकिन यहाँ वो इसलिए मुलव्वस नहीं हो सकते कि ये जो
शेख रहीमुल्लाह हक्कानी है, ये तो खुद तालिबान के एक ओहदे पर भी रहे हैं, तो वो अपने बंदे पर क्यों हमला करेंगे? और क्योंकि तालिबान का ताल्लुक भी मकतब देवबंद के साथ है, तो वो देवबंद के मदरसे पर हमला करके क्यों अपने लिए हमदर्दियाँ जो है उनको ख़राब करेंगे और ये करेंगे? तो ये बात बड़ी हद तक दुरुस्त है कि शेख रहीमुल्लाह हक्कानी साहब का ताल्लुक अफ़गानिस्तान से है और वो वहाँ पर दाइश के बहुत बड़े मुखालिफ रहे, सल्फ़ी फ़िक्र के बहुत बड़े नाक़िद रहे और पाकिस्तान के अंदर भी वो यही करते रहे। तो इसके नतीजे में ये बड़ी अहम बात है कि ये क्लियर कट ये सूरत हाल जाती है और वो ये हो सकता है कि उनके ऊपर ये हो। अच्छा, एक सूरत हाल ये है। अब दूसरी सूरत हाल ये है जो तस्वीर का एक और रुख है। आपको मालूम है कि गुज़श्ता हफ्ते एक ड्रोन हमले में एक तालिबान के रहनुमा और अलकायदा के रहनुमा, ये दोनों अफ़गानिस्तान में मारे गए और वो भी बड़ी अहम हलाकत थी तालिबान उनकी जानिब से। अब सूरत हाल ये है कि अफ़गानिस्तान में आपके इल्म में है कि वहाँ पर एक पीस प्रोसेस चल रहा है। हुकूमत और अमेरिका और क्या कहते हैं अफ़गान तालिबान एक अमन के अमल में शरीक हैं। तो गुज़श्ता दिनों में अफ़गान फ़ौज पर, अफ़गान आर्मी पर भी हमले हुए। 45 से ज़्यादा लोग मुख्तलिफ हमलों में, धमाकों में मारे गए। फिर बच्चों पर भी एक हमला वहाँ पर किया गया। तो अब ये जो सारी सूरत हाल है, इसमें एक चीज़ ये बनती है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो अमन का अमल है, क्या वो आगे बढ़ रहा है या उसके अंदर अब रुकावटें और दरारें पैदा होना शुरू हो चुकी हैं? क्योंकि अफ़गानिस्तान में जब ये पीस प्रोसेस जारी था, तो आपको मालूम है कि वहाँ पर एक कमीशन बना था। उस कमीशन ने ये तय किया था कि जब तक हम मुआहदे का ऐलान नहीं कर पाते, तब तक ना अमरीकी फ़ोर्स कोई हमला करेगी, ना तालिबान की जानिब से कोई हमला किया जाएगा। और वो जो कमीशन था, उसका काम ये था कि वो पता चलाएगा कि अगर कहीं हमला हुआ है, तो वो हमला किन की जानिब से किया गया है। आपको मालूम है कि उन्हीं दिनों काबुल में हज़ारा कम्युनिटी के एक हॉस्पिटल पर हमला किया गया था और उस वक़्त अब्दुल्ला साहब ने और अशरफ गनी ने फ़ौरी तौर पर ये कहा था कि ये हमला तालिबान की जानिब से किया गया है। तालिबान ने फ़ौरी तौर पर कहा कि ये हमला हमने नहीं किया। तो जो अमेरिका का कमीशन बना हुआ था, उसने तहकीकात की और तहकीकात के फ़ौरन बाद कहा कि ये हमला तालिबान की जानिब से नहीं किया गया और ये हमला दाइश की जानिब से किया गया था और इस हमले का बुनियादी मकसद ही यही था कि जो पीस प्रोसेस है उसको नाकाम बनाया जाए। और उस हमले में इंडिया की इन्वॉल्वमेंट भी बड़ी हद तक मौजूद थी। उसकी बुनियादी वजह यही थी कि इंडिया उस अमन के जो मुज़ाकराती अमल था, क्योंकि इंडिया की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है अफ़गानिस्तान में, तो उस मुज़ाकराती अमल में इंडिया शरीक नहीं था। तो इंडिया ने इस अमल को सबूताज करने के लिए, उसको तबाह करने के लिए वहाँ पर ये घिनौनी हरकत दाइश के ज़रिए करवाई और दाइश का मैं एक पुरानी बात कर रहा हूँ कि इंडिया की सपोर्ट हासिल है। क्योंकि वो एक प्रॉक्सी समझता है कि तालिबान अगर पाकिस्तान की सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर हमें वहाँ पर दाइश की सपोर्ट करनी चाहिए। तो वो अपने कुछ मखसूस मफादात के लिए वहाँ पर दाइश को वो सपोर्ट करते हैं। तो क्योंकि आपको पता है मुल्कों की प्रॉक्सियाँ होती हैं और इस किस्म की हरकतें वहाँ पर चल रही होती हैं। तो उस हॉस्पिटल पर जो हमला किया गया था, वो दाइश के ज़रिए था और उसके डांडे जो हैं वो इंडिया के साथ भी जाकर मिलते थे। और एक इससे अगली बात जो मैं आपको थोड़ा-सा बताना चाहूँगा कि ये जो पीस प्रोसेस है अफ़गानिस्तान के अंदर, तो इसको नाकाम बनाने के लिए क्यों वहाँ पर मदारिस पर भी हमले हुए। तो यहाँ पाकिस्तान में जो तालिबान की हिमायत वाली जगह थी और अफ़गान तलबा जहाँ पर पढ़ रहे थे और जहाँ पर अफ़गानिस्तान का एक उस्ताद पढ़ा रहा था, उसके ऊपर हमला करके असल में ये कोशिश की गई कि वहाँ जो अफ़गानिस्तान में दाइश था, तो उसका बदला यहाँ पर लेने की ये मुमकिन तौर पर एक कोशिश हो सकती है। लेकिन इन कोशिशों के पीछे आप अफ़गानिस्तान से ज़्यादा जो मैंने इंडिया का लिंक बताया वो मौजूद है इसके अंदर। और ये यहाँ पर हो सकता है क्योंकि इस बात को मैं पूरी दलील के साथ ये बात कर सकता हूँ मालूमात और तज्ज़िये की बुनियाद के ऊपर कि यहाँ पर ये सारी सूरत-हाल जो है वो वहाँ पर पैदा हो रही है। और इससे अगली जो तीसरी अहम बात है, वो ये है कि खुद पाकिस्तान के अंदर जो पीडीएम के हवाले से आपने एक ज़िक्र किया कि क्या ये पीडीएम के जलसों को रोकने के लिए इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है। तो आपको मालूम है कि आज से कुछ अर्सा पहले तालिबान रीमर्ज हुए हैं। हमारे तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो पाकिस्तान में बैंड है, कालदम तंजीम है, उसके लोग सारे वहाँ पर रीमर्ज हुए हैं। उन्होंने सब ने आपस में एक नया इकट्ठ किया है और आपके इल्म है कि जिस दिन पीडीएम का जलसा था, ठीक उसी दिन हज़ारा कम्युनिटी के 4 अफराद को वहाँ पर उन पर हमला किया गया, वो शहीद हो गए वहाँ पर। और जो धमाकों की थ्रेट्स थी वो पहले से आ रही थी। शेख रशीद अहमद साहब ने भी ये बात कही थी कि
इस तरह के वाक़यात पाकिस्तान के अंदर हो सकते हैं, क्योंकि हमारे गैर संजीदा लोग संजीदा लाउड स्पीकर उठा लेते हैं, जिसके नतीजे में लोगों को उन पर कोई यकीन भी नहीं होता और वही समझते हैं कि इस किस्म की कार्रवाइयाँ जब की जाती हैं तो नॉन सीरियस एक्टर्स जो हैं वो सामने आ जाते हैं। अब शेख रशीद साहब ने जब ये बात की तो उन्होंने एक पॉलिटिकल तनाज़ुर के अंदर ये बात की, तो उन्होंने अगर ये धमकी मौजूद भी थी तो उसको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की। अगर ये कहीं ख़तरात मौजूद भी थे तो उनको शेख रशीद साहब की ज़ुबान से जब अदा हुए तो यूँ लगा कि ये एक सियासी बयानिए का या सियासी एजेंडे का एक हिस्सा है। तो ये जब सूरत हाल सामने आई तो PDM के जलसों को रोकने की कोशिश की गई। कोरोना का भी कहा गया और ये भी कहा गया कि ये जो दहशतगर्दी के वाक़यात हो सकते हैं। तो मौलाना फजल रहमान ने कोयटा में PDM के जलसे से पहले कहा था कि हुकूमत अगर सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकती तो घर चली जाए। अब बात बिल्कुल ठीक है कि अगर आप तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सकते तो फिर आप हुकूमत में क्यों हैं? आपका तो काम बुनियादी तौर पर ये बनता है कि आप लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। आप महंगाई ख़त्म नहीं कर सकते, आप बेरोज़गारी ख़त्म नहीं कर सकते, आप लोगों को बेरोज़गार करते जा रहे हैं, आप महंगाई को बढ़ावा दे रहे हैं आए रोज़, और आप ये कहते हैं जी कि हमें थ्रेट का पता चला है। आपको थ्रेट का पता नहीं करवाना, ये तो आम बंदे को पता चल जाता है कि भाई ये काम हो सकता है। आपने थ्रेट के पीछे जाना है, आपने कल्प्रिट्स को पकड़ना है। और ये हुआ भी लेकिन पाकिस्तान के अंदर, एक मिनट, पाकिस्तान में जी हुआ भी कि हमने बहुत से लोग पकड़े भी, बहुत बड़े नुकसानात से हम बचे भी हैं। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने, हमारे इदारों ने बहुत जानदार और बेहतरीन ऑपरेशन करके जो कल्प्रिट्स से, जो मुजरिमाना ज़हनियत रखने वाले नासिर थे, उनको पकड़ा भी है। लेकिन उरूज मसला ये है कि आपका काम फुल प्रूफ सिक्योरिटी, जब आपको मालूम है कि वहां थ्रेट मौजूद है, तो ये कैसे ये वाक़या सारा जाकर वहां पर हो चुका और ये सूरत हाल सारी बनी है, ये कैसे? लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। आज सुबह जब ये वाक़या हुआ तो मैं वज़ीर इत्तलात शिबली फराज साहब का जियो टेलीविजन पर एक लाइव बीपर सुन रहा था। अजीब व गरीब बात की, मुझे पता है सोए उठे थे, पता नहीं क्या मसला था उनके साथ, मैंने ट्वीट भी किया उस बारे में। उन्होंने उठते ही कहा, देखें जी, ये जो क्वेटा जलसा हुआ उसमें जिन लोगों ने बलूचिस्तान को आज़ाद करने की बात की, हालांकि अवैस नूरानी साहब ने बिल्कुल क्लियर, अनस नूरानी साहब ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि वो बलूचिस्तान को अलग करने की बात नहीं करे, स्लिप ऑफ टंग है। और इस तरह के स्लिप ऑफ टंग इकट्ठे किए जाएं तो इमरान खान साहब के तो हज़ारों लाखों में बनते हैं, तो और उनकी पार्टी के लोगों के हज़ारों में बनते हैं। शिबली फराज साहब का पिछले हफ्ते का एक बड़ा खौफनाक किस्म का स्लिप ऑफ टंग है, वो हमारे पास मौजूद है। तो अभी बल्कि जो खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर हैं, उनका स्लिप ऑफ टंग, वो आपने सुना होगा, माउथ टू माउथ कम्युनिकेशन करेंगे। तो वो कहते हैं ये कौन सी कम्युनिकेशन होती है, माउथ टू माउथ कम्युनिकेशन? अच्छा, फिर वो आज उनका एक और स्लिप ऑफ टंग मौजूद है जिसमें वो ये कह रहे हैं जी कि कायदे आज़म ने 2013 में मुस्लिम लीग ज्वाइन की। वो सर पकड़ के बैठ गए, 2013 में, वो 1913 में हो सकता है। तो स्लिप ऑफ टंग तो सबके होते हैं, तो क्या मतलब मुकद्दस है कि आपके स्लिप ऑफ टंग छोड़ दिए जाएं और बाकी किसी का एक स्लिप ऑफ टंग पकड़ लें और आप उसको चर्चा करते फिरें, और वो भी ऐसे शख्स का? मैं जो अनस नूरानी साहब हैं, मैंने एक दो बार उनके खिलाफ भी लिखा, क्योंकि वो सहाफ़ियों के साथ थोड़ी सी उन्होंने बदतमीजी और बदमिजाजी का मुजाहरा किया था, मैं उनके खिलाफ लिखा। लेकिन शाह अनस नूरानी, आपको पता है वो कौन है? जिनके नाना ने कायदे आज़म का निकाह पढ़ाया था, जिनके नाना की वजह से कायदे आज़म ने ईद की नमाज पढ़ी थी, जो तहरीक पाकिस्तान में हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा कर रहे थे। आप उठते हैं कल के लोंडे लपाटे और उठकर उन लोगों पर इल्जाम लगाते हैं जिनके बुजुर्गों ने पाकिस्तान बनाने के लिए अपना तन मन धन कुर्बान कर दिया। मैं और आप लेकिन नहीं, तो उन बिल्कुल लोगों बिल्कुल नहीं, बात आपकी बिल्कुल ठीक है। लेकिन सबूक यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जब इमरान खान साहब गवर्नमेंट में नहीं थे और नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट बार बार कमजोर पड़ती थी और लगता था कि जाने वाली है या कोई प्रॉब्लम है, तो इमरान खान साहब के एक नहीं बहुत से क्लिप मौजूद हैं जिसमें उन्होंने कहा जब नवाज शरीफ की गवर्नमेंट कमजोर पड़ती है LOC के ऊपर वायलेशन हो जाता है, जब नवाज शरीफ की गवर्नमेंट कमजोर पड़ती है कहीं ना कहीं ब्लास्ट हो जाता है। तो अब यही चीज जो है वो इमरान खान साहब के सामने आ रही है कि जब उनकी गवर्नमेंट एक तरह से कमजोर पड़ रही है तो इस तरह के धमाके भी शुरू हो गए। और दूसरा ये कि इनका सारा ध्यान तो अपोजिशन की तरफ है, तो ये बाकी काम कहाँ देखेंगे कि कहाँ पे जो है वो ज्यादा लोग चाहिए, कहाँ पे इन्हें जो है लोगों को महफूज बनाना है, सिक्योरिटी के ऊपर ये कुछ किसी किस्म का कोई काम नहीं कर रहे, इसलिए अपोजिशन के पीछे पड़े हुए उल्टे सीधे बयान देने में। आरजू, आप जब सवाल कर रही थी तो मेरा जहन इस जानब जा रहा था कि क्या मुझे सवाल का जवाब देना चाहिए नहीं देना चाहिए। इमरान खान साहब के बयानात इस हद तक गैर संजीदा हो चुके हैं कि उनको उन पर बहस करना
वक्त का ज़िया और अपनी तौहीन महसूस होना शुरू होती है। जो शख्स फयाज उल हसन चौहान से कहे कि ये बंदा बड़ा गरजदार बोलता है, मुझे बताएं कि क्या उस बंदे की बात के ऊपर तबसरा करना चाहिए हमें? तो मेरा ख्याल है कि ये तो वक्त का ज़िया नहीं होगा कि लेकिन मतलब किस देखें बदकिस्मती से मैं वज़ीर आज़म का मनसब का, मैं पाकिस्तान के इदारों का, मनासिब का एहतराम करने वाला आदमी हूँ। हम आइन और कानून का एहतराम करने वाले आदमी हैं, लेकिन मतलब है कि वो कहाँ पर कहाँ लोग बैठ गए कि अब हमें सोचना पड़ रहा है कि भाई बात करते हैं तो मनसब की तौहीन होती है और चुप रहते हैं तो दिल को तस्कीन नहीं मिलती, जहन को तस्कीन नहीं मिलती कि हम ये क्या क्या कर रहे हैं और कहाँ पर हमें बात करनी चाहिए। तो इमरान खान साहब की तो बातें ना करें। वो क्या नाम है, वो जो ARY में एक साहब हैं जिनको उन्होंने इंटरव्यू दिया अभी हालिया दिनों में, साबिर वो शाकिर। जी नहीं, साबिर शाकिर तो जो फिर जर्नलिस्ट हैं, वो जो साथ उनके एक और बैठे हुए थे जो सिर्फ इसलिए गए थे कि तारीफ नहीं करेंगे। वो एक बुजुर्ग आदमी है और उन्होंने आप तो मैं नहीं कहता, जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन उम्र के जब ये हिस्सा आ जाता है तो फिर तो आपको कम से कम इतना ख्याल जरूर रखना चाहिए कि अब आपने दुनिया से चले जाना है, आपकी टांगे कब्र में है। और लेकिन मसला ये है कि इनका सर घी में और वो क्या कहते हैं, हाथ कढ़ाई में और सर घी में, क्या बोलते हैं इनका तो हाथ वो घी में और सर कढ़ाई में होता है शायद, पता नहीं इसी तरह का कुछ है। हाँ लेकिन मुझे एक चीज बताएं सबू कि अगर हम इनको -1 कर दें, फॉर एग्जांपल हम सिर्फ तसव्वुर कर रहे हैं, हम इमरान खान सबको हटा देते, बहुत इन्होंने जैसे कहते हैं ना बोंगियां मारी हैं, बहुत अजीब अजीब किस्म की स्टेटमेंट्स है, कोई चीज इनसे संभल नहीं रही, हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? मैं आपको बताऊं कि इमरान खान साहब की काबीना में एक तो नूरुल हक कादरी साहब के बारे में मैं थोड़ा सा इस्तिस्ना दूंगा कि अभी तक हमने उनकी ज़बान से कोई ऐसी बात नहीं सुनी जो परेशान कुन करने वाली हो, लेकिन उनकी काबीना के अंदर ऐसे ऐसे हीरे, ऐसे ऐसे लाल और ऐसे ऐसे जवाहर मौजूद हैं कि बंदा कहता है कि इमरान खान की फोटोस्टेट मशीन है। हर बंदा इमरान खान की फोटोस्टेट मशीन है। जो साहिब फयाजुल हसन चौहान को हीरो करार देते हो, जो मुराद सईद साहब के जोश खिताबत को समझते हो कि वाह क्या कमाल कर दिया मुंडे ने, तो जब इस तरह के लोग हों और फिर एक मुकाबला है, वो जो रऊफ हसन साहब हैं जिनको अभी मशीर इत्तलात बनाया गया है, तो जो ही वो मशीर इत्तलात बने हैं तो उनकी पहली ट्वीट देखें, मैंने रीट्वीट किया, मैंने कहा पहली ट्वीट मुलाहिजा फरमाएं, मशीर इत्तलात बनने के साथ ही उन्होंने गालम गलोच शुरू कर दी। तो ये असल में आ गए हैं तन के रखो ते कस के रखो। ये समझ रहे हैं कि हमें लोगों ने वोट इसलिए दिए हैं कि हम नवाज शरीफ और जरदारी को रगड़ा देते रहें। भाई आपको लोगों ने वोट इसलिए नहीं दिए, अगर दिए हैं कहीं, तो अगर कहीं दिए हैं तो इसलिए नहीं दिए, उन्हें इसलिए दिए हैं कि आप वो 200 अरब डॉलर पाकिस्तान वापस लेकर आए। आपको इसलिए वोट दिए हैं कि आप जो करप्शन का पैसा है जिसके बारे में आप हमें बताते थे वो बाहर पड़ा, उसको वापस लेकर आए। आपको लोगों ने वोट इसलिए दिए हैं कि आप ये कहते थे कि जिस थाने की हुदूद में कत्ल हो और कातिल ना पकड़ा जाए, उसका कातिल SHO होता है, उसका कातिल हुकूमत वक्त होती है। तो वोट आपको इसलिए दिए गए थे कि अब कोई कत्ल होगा तो आप उसको पकड़ के लाएंगे। आपको लोगों ने वोट इसलिए दिए थे कि आप लोड शेडिंग का, महंगाई का आप 1 करोड़ नौकरियां देंगे। आपको लोगों ने वोट इसलिए दिए थे कि आप वो क्या सुनामी ट्री, बिलियन सुनामी है, वो आप वहां यहाँ पर कायम करेंगे। आपको लोगों ने वोट इसलिए दिए थे कि आपने 1,50,00,000 घर बनाने थे। आप समझते हैं कि हमें वोट इसलिए दिए कि हमने कभी नवाज शरीफ को बाहर भेजना है, कभी नवाज शरीफ को बुलाने के लिए मैं खुद लंदन जाऊंगा। आप अल्ताफ हुसैन के पीछे भी लंदन जा रहे थे, मुझे याद है जब 12 मई 2007 का वाक़या पेश आया था तो इफ्तिखार चौधरी साहब वहाँ, तो इमरान खान साहब ने कैपिटल टॉक में हामिद मीर साहब के साथ बैठकर कहा था, फाइल लेकर आए थे, मैं लंदन जाऊंगा उसको पकड़ने के लिए, अल्ताफ हुसैन को पकड़ने के लिए, उसको लेकर आऊंगा वहां की सीटों की अदालतों में। 13 साल तो उसको भी हो गए। लेकिन सब लोग तो ये भी कहते हैं कि इमरान खान साहब ने आते के साथ ही दरख्त इसलिए लगा दिए थे क्योंकि उन्हें पता था कि एक टाइम ऐसा आएगा कि लोगों को पत्ते खाने पड़ेंगे, जो महंगाई ये कर देंगे और हर चीज लोगों की पहुंच से दूर हो जाएगी, तो फिर लोग पत्ते खाएंगे, इसलिए वो दरख्त लगा रहे थे। ये कहीं मैंने किसी को बोलते सुना। और एक चीज और, इनको अगर डिस्क्वालीफाई करना हो, जो इनको लेकर आए हैं, जो इनके माई बाप हैं, जो इन्हें सपोर्ट करके लेकर आए एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को, अगर हटाना चाहे, खट करके इनका फॉरेन फंडिंग केस भी मौजूद है और वो उससे ना काम चले
तो ये अपनी बेटी को बेटी नहीं कहते, तो वो भी इनका जो है वो गलत साबित हो जाएगा, जो उन्होंने फॉर्म भरा है और फैमिली के जो डिटेल्स दिए तो वो भी गलत हो जाएगा। तो इनको डिस्क्वालीफाई करना तो कोई मतलब मुश्किल काम नहीं है। अच्छा, मैं तो ज़ाती तौर पर आपको एक बात बताऊं आरजू, हम एक जमहूरियत पसंद लोग हैं। मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब को अपने 5 साल पूरे करने चाहिए, इनको शहीद नहीं बनाना चाहिए, सियासी शहीद। और दूसरी बात यह है कि अगर नवाज शरीफ को, यूसुफ रजा गिलानी को अदालत के जरिए, नवाज शरीफ को अदालत के जरिए घर भिजवाना गलत है, तो इमरान खान को भी भिजवाना गलत होगा। हम गलत को गलत कहते हैं। मुझे पता है कि मुल्क तबाही की तरफ बढ़ रहा है, मुझे पता है कि हालात खराब हो रहे हैं, लेकिन मैं कोई भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज उसको हम सपोर्ट नहीं करते। हम ये कहते हैं कि जो भी हो वो कानून के मुताबिक हो, कानून के दायरे कार के अंदर होना चाहिए। जब हम लोगों से इस बात का मुतालबा करते हैं कि आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को माने, तो मैं कभी भी ये मुतालबा नहीं करूंगा कि कोई पाकिस्तान के अंदर अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे या तरीकाकार इख्तियार करके इमरान खान की हुकूमत को गिराया जाए या खराब किया जाए। ये तो लेकिन आपको ऐसा नहीं लग रहा कि वो 3 साल में और बेड़ा गर्क कर देंगे, जो पहले ही उन्होंने 2 साल में बेड बजा दिए? देखें, मेरी बात सुने, इमरान खान की हुकूमत के आने के बहुत से फायदे भी हुए हैं और अवाम को उन फायदों पर गौर करना चाहिए। देखें, हमें एक चीज़ का पता चला कि हमें ये कहा जाता था ऊपर बंदा ठीक हो तो नीचे वाले सारे ठीक होते हैं। तो इमरान खान साहब ने हमारी ये गलतफहमी गलत कर दी कि ऊपर बंदा जितना भी ठीक क्यों ना हो, नीचे वाले अगर ख़राब हों तो ऊपर वाले को भी ख़राब कर देते हैं। तो ये हमें एक बात इमरान खान साहब ने समझाई। दूसरी बात हमें ये पता चली कि पाकिस्तान के खरबों डॉलर पाकिस्तान से बाहर पड़े हुए हैं। तो अब हमें समझ आई कि पाकिस्तान का कोई भी पैसा बाहर नहीं पड़ा, वो अगर हुआ होता तो ये लेकर आ चुके होते। तीसरी बात इमरान खान साहब ने हमें बताई कि तकरीर का मैदान और होता है और काम का मैदान और होता है। ये इमरान खान साहब की बरकत से ये बात हमें समझ आ चुकी है। चौथी बात हमें ये समझ आई कि इमरान खान साहब ने आकर ये कहा था कि करप्शन का खात्मा हो जाए तो फिर मुल्क बड़े बेहतरीन होकर चलते हैं। लेकिन हमने ये देखा कि नैब एक एक बंदे को पकड़ रही है और काम पूरे मुल्क में कोई तरक्याती काम इस वक्त नहीं हो रहा, सारे काम जो है बंद पड़े हुए। पांचवा, हमने ये कहा था कि इमरान खान साहब आएंगे तो रीजनल रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। चीन हमसे नाराज बैठा हुआ है, सऊदी अरब हमसे नाराज है, ईरान हमसे नाराज है, अमेरिका और बरतानिया और वहाँ की जो सूरत हाल है वो आप देख सकती हैं कि हम किस तरीके से उनके पीछे पड़ के अपने जो मामला हैं उनको सेट करवा रहे हैं। तो इस तरह की 20वीं चीज़ें मौजूद है, मुझे अब सारी जहन में नहीं आ रही, क्योंकि आज से सोचूंगा तो जहन में आती जाएंगी। तो ये इमरान खान साहब की बरकत से पाकिस्तानियों को ये सारी चीज़ें समझ आई हैं। तो तब्दीली असल में अब आ रही है, तब्दीली 2018 के इलेक्शन में नहीं आई थी, तब्दीली अब आ रही है। और ये वो तब्दीली है जो लोगों के जहनों के अंदर आ रही है। ये जो बच्चों को गालम गलोच का आदी बना दिया गया था, और ये खैर गालम गलोच सारी पार्टियां करती रही हैं, मैं ये नहीं कहूँगा। बस मसला ये है कि उस दौर में सोशल मीडिया नहीं था, इस दौर में सोशल मीडिया है। वरना बेनज़ीर भुट्टो के बारे में हेलीकॉप्टर से तस्वीरें गिराने वाले लोग भी हम जानते हैं, और दूसरी तरफ से जो कुछ कहा जाता था वो भी सारा हमें पता है। हमें फैसल मस्जिद के बाहर नवाज शरीफ साहब की तकरीर भी याद है, जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ उन्होंने की थी बातें। और हमें शेख रशीद साहब के वो खिताबात भी याद हैं, जब वो नवाज शरीफ साहब स्टेज पे बैठे होते थे और शेख रशीद साहब इंतहाई बेहुदा और वल्गर ज़बान इस्तेमाल करते थे शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के बारे में, और मियाँ साहब मुस्कुराते रहते थे, उस पर हंसते रहते थे। तो ये सारी सूरत हाल हमने अपनी आंखों के सामने देखी। तो हमारे सामने कोई चिट्टा चोला और काला चोला पहन के ना फकीर बनने की कोशिश ना करे। और हमने वो भी देखा है जो इमरान खान साहब कहते थे कि शेख रशीद जैसे को मैं चपरासी ना रखूं, वो भी हमने देखा है। तो वो तो उन्होंने चपरासी नहीं रखा ना, विफाकी वजीर बनाया, वो तो अपना पद उन्होंने पूरा कर दिया। तो ये जो सारी सूरत हाल है, देखें, ये इस किस्म के माहौल में और इन चीज़ों में ये नहीं होता। अब आप ये देख लें कि आज का वाक़या पेश आया, और शिबली फराज साहब का जो मैं आपको बता रहा था, ये हुकूमत का माउथ पीस है, ये हुकूमत का लाउड स्पीकर है, ये हुकूमत की पॉलिसी और कारकर्दगी बयान करने वाली शख्सियत है। मैं अहमद फराज साहब का बहुत एहतराम करता था और करता हूँ भी। उसकी वजह कि हम पेशावर यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, और हमने जब भी अहमद फराज साहब को पेशावर यूनिवर्सिटी में मुशायरे के लिए दावत दी, आप यकीन माने कि फराज साहब ने ये नहीं कहा हाँ नहीं यार हम नहीं कर सकते। उन्होंने कहा प्रोग्राम कब है, हमने कहा सर फलानी तारीख को है। फिक्स कर दिया है, हमने कहा सर फिक्स कर दिए। बात का नहीं भी किया होता तब भी हम कहते फराज साहब को फिक्स कर, ठीक है मैं आ जाऊंगा, और फराज साहब आ जाते थे। वो इस मिजाज के आदमी थे। अब बदकिस्मती से इनके नाम के साथ मुझे अब फराज कहना बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन शिबली साहब ने, अब शिबली भी इतना बड़ा नाम है,
वो हमारे आइडियल लोगों में शुमार होते हैं, मौलाना अल्लामा शिबली नुमानी। तो अब शिबली भी फराज भी, तो हमने कहा कि इन दोनों का जब कम्बिनेशन बनेगा तो एक इल्म का कम्बिनेशन होगा, एक मज़ाहमत का और बगावत का और जुर्रत का और हिम्मत के इस्तिआरे के तौर पर सामने आएगा। तो हमने कहा ये कम्बिनेशन यूं बनेगा, लेकिन ये कम्बिनेशन यूं बन गया, बिल्कुल ही डिफरेंट किस्म का। तो वो आज सुबह जब पूरा पाकिस्तान जख्मी है, लहू लहान है, दुखी हैं लोग सारे, वो कह रहे हैं कि ये असल में अपोजिशन जो कर रही है, और ये इंडिया, इसराइल और पीडीएम, पहले आज से कुछ साल पहले इंडिया इसराइल पीटीएम होता था, अब पीडीएम हो गया, क्योंकि पीटीएम भी पीडीएम में चली गई है, और कभी चली जाती है और कभी उसको निकाल देते हैं, कभी उसको खिताब नहीं करने देते। तो ये एक सूरत हाल सारा उन्होंने बनाया। तो इंतहाई दुखी और अफसुर्दगी के माहौल में वो सियासतबाजी कर रहे थे, और वो लोगों को ये बता रहे थे जी कि जो कुछ सारा कुछ हुआ है उसके पीछे तो ये पीडीएम के लोग खड़े हुए हैं, यानी वो पेशावर के बम धमाके को पीडीएम के साथ मिलाने की कोशिशें कर रहे थे। तो इंतहाई गैर संजीदा और इस तरह का जो तर्ज अमल जब ये इख्तियार करते हैं, तो नतीजे के तौर पर अवाम अपने आप को लावारिस समझती है। और मैं सच्ची बात बताऊं कि इस वक्त इस्लामाबाद में पढ़े लिखे बकारियों की तादाद में इतना इजाफा हो चुका है कि मैं आरजू आपको बता नहीं सकता। मैं आपको बताऊं कि अभी मैं बिलू एरिया में था, फिर उसके बाद एक दोस्त के घर गया। बिलू एरिया में को 20-25 बकारी हमें मुख्तलिफ टाइम में आके ना, ये बकारी वो नहीं थे जो अमूमन आपको नजर आते हैं ना, अपनी वजह कतः से बकारी लगते हैं, बड़े पैंट शर्ट पहनी हुई है, साफ सुथरे हैं, बैग शैग उठाए हुए हैं, सर ये है सर वो है, आज नौकरी नहीं मिली, घर में माँ बीमार है, पेम्स में अबू दाखिल हैं, ये है वो है, इस तरह के लोग ना। अच्छा, फिर मैं दोस्त के घर पहुंचा तो जो ही गाड़ी खड़ी की वहां पे तो एक साहब आगे, नौजवान लड़का था, जी मुझे टीबी है और मेरे पास इलाज के पैसे नहीं है, मैं यहाँ एक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ। यहाँ ये सूरत हाल बनी हुई है। तो लोगों के मुंह से आपने लुकमा छीन लिया, उनका सुकून छीन लिया, उनसे रोजगार छीन लिया। अब सूरत हाल ये है कि लोग इस मुल्क में ये सोचेंगे कि बच्चे पैदा करने चाहिए नहीं करने चाहिए। मैं तो कहता हूँ नहीं करने चाहिए। तो एक अरसे से कैंपेन चला रहा हूँ कि आपको बच्चे नहीं पैदा करने चाहिए। उसकी वजह की ये जो हालात हैं, इन हालात में आप उनको उनका अच्छा मुस्तकबिल कहाँ से लाएंगे? तो सूरत हाल तो सारी ये बनी हुई है। और आगे हुकूमत में इतना गैर संजीदा स्टफ मौजूद है कि सच्ची बात बताऊं कि अभी एक प्रोग्राम के लिए मुझे दावत मिली कि आप उस प्रोग्राम में आए और सिर्फ वो सिक्योरिटी के लिए अपना नाम भिजवा दें। और मैंने कहा ठीक है यार, सही है। मतलब है कि कभी होता था ना कि आप जाएंगे, ये बड़े काबिल कदर मुनासिब पर बैठे हुए लोग हैं, इनकी इल्म और दानिश से आप मुस्तफीद होंगे। सच्ची बात बताऊं, इनसे इल्म इससे बेहतर मैं घर में बैठ के लतीफों की किताब पढ़ लूँ, कम से कम हंसी तो अच्छी आती है उससे ना। लेकिन सबूक मीडिया को भी बहुत ज्यादा कंट्रोल किया है इमरान खान की गवर्नमेंट ने। यानी मैं अभी कुछ दिन पहले टीवी शो में गई थी, वैसे नॉर्मली मैं जाती नहीं हूँ, उस दिन पता नहीं क्या मैं फ्री थी तो चली गई। वो शो पहले तो उन्होंने 4-5 दिन के लिए रोक दिया, रिकॉर्डेड शो था, उन्होंने पहले तो उसको रोक ही दिया कि जी मुझे, वो एंकर मेरे आगे हाथ जोड़ के बैठ गए कि आप क्या बोल रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने उस शो को रोक दिया, और फिर 5-6 दिन के बाद एडिट वेडिट करके चलाए, जो कि मैंने अभी तक देखा नहीं, लेकिन मैंने यही सुना है कि बहुत ज्यादा मतलब उसमें से जो मैंने बात की थी वो उन्होंने निकाल दिए। तो ये तो इनका हाल है। और बहुत दफा बहुत से चैनल्स पे, चाहे वो असमा शिराजी हो कोई हो, उधर म्यूट किया जाता है, बात नहीं करने दी जाती। देखें आरजू, मसला ये है कि ये लोग ये समझते हैं कि मैं और आप चुप हो जाएंगे तो लोग लोग ये समझें कि लोग शायद हमारी वजह से इनके मुखालिफ हो रहे हैं। हमारा कोई क्रेडिट नहीं है, हम तो इस तब्दीली को लाने वाले चैंपियन हैं। मीडिया जो हम हैं, हम तो ये तब्दीली हम लेकर आए हैं। और तो इमरान खान साहब ने जिंदगी में किसी एक का ही एहसान माना कि ये जो मैं इस जगह तक पहुंचो, पीछे मीडिया खड़ा हुआ था। अवाम मार्केट को देखकर आपके हामी या मुखालिफ होते हैं, टीवी चैनल के प्रोग्राम देखकर हामी या मुखालिफ नहीं होते। वो जब देखते हैं ना, मैं टीवी पर बैठकर पाकिस्तान के एक मारूफ एंकर की तरह लाख कहता हूँ कि पाकिस्तान में खुशखबरियों के अंबार लगे हुए हैं, पाकिस्तान दुनिया का बेहतर मुल्क बन रहा है, हमारी मईशत जो है इस वक्त चौके और छक्के मार रही है। लेकिन जब बंदा जाता है ना मार्केट में और वो 50 रुपए और 40 रुपए किलो में मिलने वाला आटा 70 रुपए का खरीदता है ना, तो वो टीवी को नहीं देखता, वो वहां बैठकर फैसला करता है कि उसने क्या करना है, और वो जहन वहां से बनाता है। तो लोगों के जहन टीवी चैनल की स्क्रीनों से नहीं बनते, लोगों के जहन मार्केट में बनते हैं। वहां जाते हैं लोग, वहां जाकर देखते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। लोगों के जहन बनते हैं जब उनके बच्चों को रोजगार नहीं मिलता। लोगों के जहन बनते हैं जब बच्चे घर में देखते हैं उनका बाप बेरोजगार होकर घर में आ चुका है। लोगों के जहन वहां बनते हैं। और आप फिर
वो क्या नाम बताया था आपने, जो बुजुर्ग एंकर हैं, वो एक्टर टाइप एंकर जो हैं, चौधरी गुलाम हुसैन, नहीं क्या नाम उनका, हाँ चौधरी गुलाम हुसैन, वो माशाल्लाह तारीफों के, वो इमरान खान साहब को उनकी खूबियां बता रहे हैं और इमरान खान साहब परेशान हो रहे हैं, अरे बाबा ये खूबियां तो मेरे अंदर है ही नहीं है, मुझे नहीं पता, तुम कैसे मुझे बता रहे हो। तो इमरान वो खान तो साहब कामरान खान को भी देख लिया आप, कामरान खान साहब का भी यही हाल है, वो भी अजीब बावले से हो गए। वो देखें इनको, चौधरी गुलाम हुसैन साहब जब इमरान खान साहब को तारीफें बता रहे थे ना, तो इमरान खान साहब इस तरह परेशान होकर बैठे हुए थे, वो सोच रहे थे पता नहीं किसके बारे में ये बातें कर रहे हैं, यानी वो खुद परेशान थे कि यार किसके बारे में बातें। और अगली बात ये देखें कि इमरान खान साहब उन्हें कहते हैं इन लोगों ने हमसे जो गंदम थी हमें बताया नहीं, और चीनी जो है हमसे एक्सपोर्ट करवा ली, गंदम हमसे एक्सपोर्ट करवा ली। यानी आप इतने सादा हैं, आप इतने बच्चे हैं, और आप रोटी को चूचू बोलते हैं कि आपको बेवकूफ बनाकर सारे काम करवा दिए जाते हैं। और फिर इमरान खान साहब कहते हैं अब मैं गरीबों के साथ जो ज्यादती हो रही है ये मैं नहीं होने दूंगा। ये एक्स्ट्रा किस्म के चालाक आदमी है, ये इस तरह करते हैं कि ये असल में अवाम में गुफ्तगू करने का फन जानते हैं। ये क्रिकेट के खिलाड़ी रहे ना, तो इनको पता है कि किस बात पे, ये पहले असल में क्रिकेट में चौका लगाते थे तो क्राउड खड़ा हो जाता था, क्लैपिंग क्लैपिंग, ये ओ जी इमरान खान। ये जब क्या कहते हैं छक्का लगाते थे फिर क्राउड को, ये जब विकेट लेते थे तो मजमा, तो इनको ये समझ आती है कि मजमा कैसे खड़ा करना है। इनको ये पता है कि पहले बैट से चौका लगाते थे, अब ये जुबान से चौके और छक्के मार रहे हैं, तो इनको ये पता है। तो आगे से सारी कौम जो है वो ये समझती है कि भाई ये वज़ीर आज़म साहब बड़ा दुख रखते हैं, तो उनको असल में अवाम के जज्बात को एक्सप्लाइट करने का फन ग्राउंड से आया है। ये फन नवाज शरीफ साहब के अंदर भी है, लेकिन नवाज शरीफ साहब वो फन इतना बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते जो फन मलका इमरान खान साहब को हासिल है। तो ये असल में समझते हैं जी, लेकिन ये कंफ्यूज कर देते हैं ना लोगों को। एक तरफ ही पहले कहा करते थे हर चीज में जो है वो 15 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर कुछ हो जाए पाकिस्तान में, तो सबसे पहले कहते हैं जी भारत का आते हैं, चले मान लिया भारत का आते हैं। उसके बाद जो है वो आप मुबारकबादें भी देना चाह रहे थे कि जब नरेंद्र मोदी इलेक्शन जीते थे, फिर ये इन्होंने ख्वाहिश का इजहार भी किया था कि नरेंद्र मोदी जीत गए तो बड़ा आसानी हो जाएगी कश्मीर के लिए। और उसके बाद इन्होंने ये भी कहा कि जी मैं फोन करता रहा और उन्होंने फोन नहीं उठाया। तो अगर भाई नहीं उठाया है तो अपने तक ही रखो ना, सारी दुनिया को क्यों बता के बेइज्जत हो रहे हो कि जी मेरा फोन ही नहीं उठा रहे। तो वो एक तमाशा सा है और एक नॉन सीरियस बिहेवियर है जो इमरान खान साहब में, जो नवाज शरीफ साहब में नहीं था। ये चीज एक अजीब सी है उनके अंदर। असल में ये जो फ्रांस का सदर है और इंडिया का वज़ीर आज़म, अमेरिका का सदर और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म साहब ना, ये असल में एक ही टाइम पर दुनिया को अल्लाह ताला ने ये गिफ्ट दिए हैं ना, तो ये सब एक जैसी लैंग्वेज बोलते हैं, और ये पॉपुलर बयानियाँ जो मकबूल बयानियाँ हैं ये असल में उसकी पैदावार हैं। और ये जो मकबूल बयानियाँ, ये असल में इसको गहराई के साथ समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये मकबूल बयानियाँ असल में क्या होते हैं, ये बहुत आसान सा काम है। आप किसी मस्जिद में चली जाए ना, तो मौलवी साहब कहेंगे इस्लाम में तमाम मसाइल का हल मौजूद है, लेकिन मदरसे के मसले हल नहीं हो रहे उनसे। भाई बात तो बाद में करें ना, मदरसे के मसले तो हल कर लें आप। अच्छा, फिर यहाँ पे चले जाएं, जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। अरे भाई बेहतरीन इंतकाम है तो बीबी के कातिल पकड़ लें आप ना। अच्छा, नवाज शरीफ साहब के पास चले जाएं, अब मैं नजरियातिया हो गया हूँ, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, राके मुलाकातें में जाके कर लो। ये असल में जो सस्ती खीर बेचते हैं ना, और ये जो स्टॉल पे लगा के क्या कहते हैं वो क्या वो जिसमें वो खट्टा डालते हैं, क्या बोलते हैं उसको, चने और सिरका भी, वो गोलगप्पे। गोलगप्पे, ये असल में सारे गोलगप्पे बेचते हैं। तो क्योंकि गोलगप्पे बेचना बहुत आसान है, हैं, आप गोलगप्पों के बैकग्राउंड में गाना लगा दें, म्यूजिक लगा दें और सामने गोलगप्पे रख लें, और ये गोलगप्पे वाला आया है और ये सारा ना वो पूरा एक माहौल बना दें। तो ये असल में सब गोलगप्पे बेचने वाले हैं, और इनको पता है कि इस कौम को खट्टा पसंद है, इस कौम को मसाला पसंद है, इस कौम को चटपटी चीजें पसंद है। ये ओए हाय, वो तुम्हें मैं फेंटा लगाऊंगा, मैं तुम्हें बेड से मारूंगा, उधर से दूसरा मासूम बन कर कहता है ये कौन सा तरीका होता है बात करने का, आप मुझे फेंटा लगाएंगे, आप ये करेंगे। तो ये असल में सारे चूरन फरोश इकट्ठे हो गए हैं, ये ना लापता अफराद का मसला हल कर सकते हैं,
ना इनके अंदर सलाहियत है, ना इन्हें कोई करने देता है, ना इनकी औकात है, और ना ये अवाम के मसाइल हल कर सकते हैं। मुझे आरजू एक बात बताएं, आपने खाना खाया होगा अभी ना, मुझे बताएं, जी आपसे मैं कहूँ कि मुझे भूख लगी है, आप फील कर सकती हैं? जाहिर है नहीं। मतलब आपने खुद खाया हुआ ना। लेकिन अगर आपको भूख लगी हुई है और मैं आपसे कहूँगा मुझे भूख लगी है, तो आप कहें चल जल्दी से प्रोग्राम खत्म करते हैं फिर हम खाना खाएंगे, ये बात है ना। अब मसला ये है कि मुझे बताएं कि क्या ये जो बड़े बड़े मोहल्लात में रहने वाले हैं, तो इनको भूख का कभी एहसास हो सकता है? आप सोच कभी भी सकते हैं नहीं। हसन नवाज की, और हसन नवाज, हुसैन नवाज और मरियम इस वजह से परेशान हुई हों कि हमारे बच्चों की फीस का क्या बनेगा? क्या इन लोगों ने कभी जिंदगी में लोड शेडिंग देखी होगी? आप कभी सोच सकती हैं? आपने कभी तसव्वुर किया है कि इन्होंने गर्मियों में एसी के बगैर कोई दिन गुजारा होगा? और ये जो इमरान खान साहब कहते हैं ना कि सबके बच्चे बाहर हैं, तो इनके कौन से गुजरांवाला में बैठे नहीं हैं, नहीं नहीं इनके नहीं, भी तो वही बाहर हैं। उन्होंने कहा है जिनके बच्चे लंदन में और मेरे बरतानिया में हैं। तो असल में इनका इशू ये समझते हैं कि इनके बच्चे जो हैं वो बरतानिया में है, बाकियों के बच्चे लंदन में बैठे हुए हैं ना। तो ये, और देखें वो आपको याद है, हमें इन्होंने कहा था कि वो कौन सा मुल्क है, हाँ क्या नाम है, कनाडा का सदर, जो क्या नाम है, प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट होता है वहां पे, वो कहता है वो साइकिल पे सफर करता है। हमने सोचा कि अभी वापसी पर कंटेनर से इमरान खान साहब उतरेंगे और साइकिल पे बनी गाला जाएंगे। और आज अभी तक अभी अभी कितनी गाड़ियां इन्होंने बुक कराई है, नहीं बुलेट प्रूफ गाड़ियां? कितनी हाँ, अभी, कितनी 38 के पता नहीं 48 कितनी अभी बुक कराई है रिसेंटली। ये असल में रोजाना इमरान खान साहब बनी गाला की ढेरी से कुदाल के साथ मट्टी खोदते हैं और पूरी कौम की आंखों में झोंकते हैं। इनका काम असल में ये है कि ये समझते हैं कि ये कौम बेवकूफ है, और वाकयातन अभी भी इस मुल्क के अंदर वो लोग मौजूद हैं कि जिन्होंने तब्दीली का कैप्सूल खाया हुआ है और अभी तक उनको हजम नहीं हुआ, और वो ये समझ रहे हैं कि अभी तक ये अपना जो असर है ये वो कर रहा है। मैं सियासी सिस्टम की हमायत करता हूँ, मैं जमहूरियत की हमायत करता हूँ, इस मुल्क में जमहूरियत होनी चाहिए, लेकिन अवाम को जमहूरियत से बदजन करने का तरीका ये है कि आप एंटी डेमोक्रेटिक माइंड सेट रखने वाले लोगों को जमहूरियत के नाम पर इन मनासिब पर बिठा दें, ताकि अवाम जमहूरियत के मुखालिफ हो जाए, जमहूरी बयानिए के मुखालिफ हो जाए। और जब अवाम इस जगह तक पहुंच जाएगी तो फिर वो कहेगी कि यार इस जमहूरियत से तौबा ही भली है। हाँ, जमहूरियत इससे से तो बुरी डिक्टेटरशिप बनी थी। बिल्कुल। लास्ट कमेंट सबूक कॉम्पैक्ट करके आप बताइए कि कुछ आप समझते हैं कि ये धमाके जो हो रहे हैं, ये ब्लास्ट जो दोबारा शुरू हैं, इसको ये इमरान खान की गवर्नमेंट जो इंतहाई निकम्मी गवर्नमेंट है, ये कंट्रोल कर पाएगी, या आप इसको बढ़ता हुआ देख रहे हैं? देखें, बुनियादी तौर पर हमारे मुल्क के अंदर तो सिक्योरिटी के इदारे मौजूद हैं, इंटेलिजेंस के इदारे मौजूद हैं, लेकिन मसला ये है कि जब वो अपना काम करने के बजाय सियासतदानों के पीछे पड़ जाएंगे, सहाफ़ियों के पीछे पड़ जाएंगे, टीवी चैनल्स को कंट्रोल करेंगे, अवाम में बयानिए को कंट्रोल करेंगे, यूनिवर्सिटी में वीसीज को कंट्रोल करेंगे, तलबा के जहन में सवाल नहीं पैदा होने देंगे, और इस तरह के काम करेंगे, और जो अपना सही काम है उसको छोड़ देंगे, तो फिर तो ये कभी भी कंट्रोल नहीं हो सकते। लेकिन अगर ये अपना काम करना शुरू कर दें तो इनके अंदर ये सलाहियत मौजूद है, इनके अंदर ये कॉम्पिटेंसी मौजूद है कि ये इन सारी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि आपके वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कौम को ये सबक सिखाया था कि ऊपर बंदा ठीक हो तो नीचे भी लोग ठीक होते हैं। अब मसला ये है कि नीचे वाले ख़राब हों, ऊपर वाला ठीक हो तो नीचे वाले भी ठीक हो जाते हैं। अब हमने ये तयन करना है, ये देखना है कि ऊपर वाला कितना ठीक है। अगर नीचे वाले ख़राब हैं तो हम ये सोचेंगे ऊपर वाला ठीक नहीं है, बकौल इमरान खान साहब की। अगर ऊपर वाला ठीक है और नीचे वाले ख़राब हैं तो तब भी ये सवाल इमरान खान के दामन पर, वो जो सुराख वाली कमीज़ पहनी थी ना, तो उसके अंदर वो छेद थे, वो छेद हमने तो बर्दाश्त कर लिए थे कि हमारा वज़ीर-ए-आज़म बड़ा सादा है, लेकिन इमरान खान साहब वो छेद अब लग रहा है कि वो जो दाग है ना, वो एरियल से या किसी भी डिटर्जेंट पाउडर से ना धुलने वाले नहीं हैं। आपने अपने दामन पे इतने दाग लगवा दिए हैं, इतने दाग लगवा दिए हैं कि आप रोज़ाना पीएम हाउस के मेकअप रूम में बैठने वाला बंदा जितना भी मेकअप करता रहे, आपके चेहरे पर ना देखते ही वो दाग जो है नजर आना शुरू हो जाते हैं। आपको पाकिस्तान के नौजवान ट्रस्ट करते हैं, आपसे पाकिस्तान के नौजवान मोहब्बत करते हैं, वो आपको अपना हीरो समझते थे,
लेकिन आपने पाकिस्तान की मोर देन 50% आबादी का दिल तोड़ रहे हैं और आप उनको आए रोज ये पैगाम दे रहे हैं कि पाकिस्तान पढ़ाई के लिए ठीक मुल्क नहीं है, पाकिस्तान रहने के लिए ठीक मुल्क नहीं है, पाकिस्तान जॉब के लिए ठीक मुल्क नहीं है, पाकिस्तान रोजगार के लिए, कारोबार के लिए ठीक मुल्क नहीं है। ये आपकी रोजाना की पॉलिसियों से ये सबक मिल रहा है। कोई एक चीज हमें बता दें, आप कोई एक चीज बता दें कि हाँ आपने मुल्क को किसी ठीक समत ले जाने का कोई मंसूबा बनाया है। कोई एक चीज हमें बता दें। सिर्फ एक चीज है सबूक, टूरिज्म अच्छी कर दी है। जब हम मेरे आपके जैसे जर्नलिस्ट कुछ बोलते हैं तो फ्री में नॉर्दर्न एरियाज की सैर को भेज दिए जाते हैं। आप भी जाने वाले मुझे लगता है। अल्लाह करे कि हमें से कोई ना जाए, क्योंकि मैं खुद चला जाता हूँ तो मुझे कोई जरूरत नहीं है ज्यादा किसी और के साथ। तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि मैंने सारे शुमारी इलाका जात देखे हुए हैं। तो पाकिस्तान के अंदर मैं तमाम शहर देख चुका हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मुझे कहीं ना लेकर जाएं, मतलब मुझसे बात करें, मुझसे बात करें तो मैं कहीं भी, मैं अपने घर के अंदर भी बैठ के आपसे बात कर सकता हूँ। और हम इस मुल्क के साथ मोहब्बत करते हैं, इस मुल्क को किसी भी बड़े ओहदे पर बैठे हुए शख्स से ज्यादा चाहते हैं। मौके मिलने के बावजूद हम ये मुल्क छोड़ के नहीं गए। हम इस मुल्क से बाहर गए तो हमें लोगों ने कहा कि आप यहीं पर रह जाएं, वापस ना जाएं। हमने उसके बावजूद भी अपने मुल्क के अंदर आना, अपनी जगह पर बैठना, अपने लोगों के अंदर बात करना, अपने मुल्क को बेहतर बनाना, हमने ये सोचा कि नहीं, हमें वापस आना चाहिए। हम कुछ ज्यादा बेहतर नहीं बना सकते, लेकिन इतना जरूर है कि एक ख्वाहिश तो रखते हैं। बिल्कुल, ख्वाहिश के लिए कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं। वो कहते हैं ना कि जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजम है। तो मसला ये है कि आप हमारे लिए जिंदगियां मुश्किल बना रहे हैं, लेकिन राह मुश्किल बना रहे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ये जो ढेर है जिसके अंदर आपने आग लगाई हुई है, इंशाअल्लाह इस आग को बुझाकर एक बेहतर सूरत हाल जो यहाँ पर पैदा होगी। लेकिन ये ना कि कौम को और कौम के नौजवान को ये फैसला करना है कि उसने किसी की ट्रैप में नहीं आना, और इस तरह की तब्दीली की मक्खीवार फिजा का अब दोबारा कभी भी हिस्सा नहीं बनना। हम बड़े खुश होंगे कि इमरान खान साहब जब आएगा, इमरान बनेगा नया पाकिस्तान, बन गया। ये तयशुदा बात है आरज़ू। 2 साल के अंदर तब्दीली नहीं आती मुल्क के अंदर, 3 साल में भी नहीं आती। आप 70 साल का गंद, ठीक मैं मानता हूं, आप 70 साल का गंद 2.5 साल में ठीक नहीं कर सकते, लेकिन आपको झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। आप सच बोल सकते हैं, लेकिन आप ये भी तो कर सकते हैं ना कि आप पहले कदम, वो चाइनी मशहूर चीनी कहावत है कि अगर आपने 1000 मील भी सफर करना है ना, तो आपने पहला कदम तो रखना होगा। आपका अभी तक हमें फर्स्ट स्टेप ही नजर नहीं आ रहा। लेकिन इन्होंने तो गंद को बढ़ा दिया है, कम करने के बजाय गंद साफ क्या करना था, इन्होंने तो बढ़ा दिया। शिबली फराज और ये चौहान जैसे लोगों के साथ इन्होंने जो शुरू किया, और एक नमूना और है जिनका नाम आप लेना भूल गए, शायद वो शहबाज गिल, वो अलग है, उनके अपने ड्रामे चलते रहते हैं, अजीब मतलब अजीब किस्म की ट्वीट्स। ये सारी बातें आपने की हैं, मैंने उनसे कोई बात भी नहीं की कर रही हैं। देखिए, ये आज़ादी इज़हार राय का कायल हूँ। आप जो कुछ कह रही हैं वो आपका हक है, और क्या पता वो आप सच भी कहती होंगी, लेकिन मेरे पास मालूमात जरा कम है कि वो कितना सच है कितना गलत है। लेकिन जो मैंने कहा उसका जिम्मेदार मैं हूँ बिल्कुल ठीक है, मैं भी जिम्मेदार हूँ जो मैंने कहा। और मुझे ये सारे इनके कचरा मिनिस्टर लगते हैं और कार्टून लगते हैं। थैंक यू सो मच सबू कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू।